हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं या आज हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। देखिए गाइस, हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे आप जाइए, पार्ट 1 जो है जय प्रक्रम का पार्ट 1 वो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग जय प्रक्रम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जय प्रक्रम लिख लेते हैं। पार्ट 2, ठीक है। और अध्याय एनसीईआरटी बुक में अध्याय इसका 5। कोई दिक्कत। अभी हम लोग जानने वाले क्या है, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है। ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्न घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ओके। तो गाइस देखिए, हम लोग अभी हम लिख दिए आप लोगों के लिए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा होने वाली घटनाएं, ठीक है। तो 4 घटनाएं हैं। कौन कौन से हैं हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं हैं, ऐसे करके लिखना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद पहला क्या है कि इसमें क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना या कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देना, मतलब बदल देना, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, रूपांतरित कर देना, ओके। उसके बाद देखो, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी एक प्रकार का बदल जाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदल जाना, टूट जाना, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा होने वाली घटनाएं। जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके दौरान जो घटनाएं होता है वो ये होता है। और आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत करिए, अनदेखा नहीं करना है। आप इसको अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका नोट्स है, एक तरह से आपका ये नोट्स है। इसी तरह से मैं लिखाते जाऊंगा, आपको लिखते जाना है। स्क्रीनशॉट मैं बोल दूंगा लेने, आप ले लीजिएगा, ठीक है। और नॉलेज बाय जीआरएस चैनल आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला है। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कुछ हम नोट लिखाने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद लिखा देता हूं। देखो क्या है, पहला नोट है कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ही पत्तियां जो हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखो, दूसरा है पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्या मैंने बताया कि पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी देखो, फिर है कि पेड़ पौधे जड़ द्वारा,
पेड़ पौधे जड़ द्वारा या जमीन से, ठीक है, क्या लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, खनिज लवण ग्रहण करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है, यानी कि बांट देती है। ये हमने बताया, ये आपका नोट है, ये आपको जानना चाहिए, अभी आपके बोर्ड में हम लिख देंगे, ठीक है, ओके। चलो तो मैं इसे लिख देता हूं। तो गाइस देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया था कि मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं अभी बोर्ड पर लिख दूंगा। तो देखिए ये मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है, नोट है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या है, एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहला नोट है कि हर एक पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि पत्तियों की कोशिकाओं में यानी कि सेल में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग कहलाते हैं या होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल रहता है, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। फिर हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को खींच लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर तीसरा है, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं, यानी कि लेते हैं, तथा क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, यानी कि जो प्राप्त ऊर्जा रखा था, ठीक है, इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर देता है, यानी कि बांट देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रंध्र, ठीक है, कि ये रंध्र क्या होता है। बहुत अच्छा लगेगा गाइस, कहीं नहीं जाइए, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा के जाने वाला हूं, ओके। तो चलें, ठीक है। कोई नहीं गाइस, आप लोग एकदम आराम तरीके से मजे से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अब हमारा टॉपिक क्या है, रंध्र, ठीक है। रंध्र किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, ठीक है, और वही हमारा टॉपिक होने वाला है, ये रंध्र क्या है, ठीक है। रंध्र को एस्टोमेटा भी बोलते हैं, इंग्लिश में रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो ये रंध्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, है ना। चलो देखो, सबसे पहला क्या है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। अभी मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा के जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी पत्ती में भी छाप दूंगा, ठीक है, सब करके जाऊंगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, यानी कि देखो जो पत्ती में जो छिद्र होता है ना, ठीक है, चलो पत्ती छाप देते हैं यार, सॉरी, वैसे पेंटिंग अच्छा नहीं करते हैं हम,
पढ़ा लेते हैं, लेकिन पेंटिंग अच्छा नहीं होता है, बट तुम लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब पत्ती बन जाए यार। ये सही है, बन गया पत्ती यार। बन गया पत्ती, बन गया रे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पत्ती है, सॉरी अच्छा चलो कोई नहीं, पत्ती कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पत्ती है। अब पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ठीक है, जो छोटा छोटा छिद्र होता है, जैसे आप पत्ती को देखिएगा जूम करके तो छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा इधर। ठीक है, मतलब पूरे पत्तियों में, तो उन छिद्रों में क्या होता है, उन छिद्रों से मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि रंध्र के माध्यम से। ठीक, अभी मैं रंध्र छाप के दिखाऊंगा, पहले मैं इसको लिखा दूंगा, उसके बाद मैं रंध्र छापूंगा ना। ठीक, अब देखो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। फिर पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावे तने, जड़ से भी होता है, तने और जड़ से भी होता है। जड़, ठीक है ना, पेड़ के जो जड़ होते हैं, तना, शाखाएं, शाखा से तो नहीं होगा लेकिन तना से होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको एक बार लिख देते हैं, लिख देंगे, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। देखो नोट्स के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आपको धैर्य रख के पढ़ना होगा, सब कुछ मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलो तो मैं लिख दूंगा या लिख दूं, चलो लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है, बिंदु, ये सब बिंदु है। ठीक है ना, पत्ती, पत्ती की सतह पर, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा, जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, उन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, इन छिद्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां वायुमंडल से या हवा से, ठीक है ना, देखो हवा में बहुत सारे गैस मिले होते हैं, उनमें से CO2 को ये खींच लेता है। क्या करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, ओके। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु है कि पत्तियों में गाइस, ये आपके बोर्ड पेपर पर MCQs क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पत्तियों मतलब गैसों का आदान प्रदान कहाँ से, मतलब किन छिद्रों द्वारा होता है, तो रंध्र से होता है। और कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है ना, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान देखो आदान प्रदान का मतलब होता है कि अंदर आना बाहर जाना। ठीक है, अंदर आना बाहर जाना। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और वो छोड़ देते क्या है वायुमंडल में, मुक्त क्या कर देते हैं, तो ऑक्सीजन को कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अंदर ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गैसों का आदान और प्रदान इसी को बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। आप लिख भी सकते हो
इन्हीं छिद्रों द्वारा, ठीक है ना, छिद्रों द्वारा होता है। गाइस एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका नोट्स भी हो जाए, हम यही चाहते हैं। क्योंकि आप पढ़िएगा मेरे पास, नोट्स किसी और से बनाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सिंपल भाषा में आपका नोट्स है, ठीक है, बहुत आसान भाषा में ये नोट्स है। और एक ये बात है कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नोट्स कोई भी तैयार कर सकता है, लिख कोई भी सकता है, बट उसको समझाना आना चाहिए। वो समझता है चीजों को, वो जानता है चीजों को या नहीं जानता, उसको पता है कि रंध्र क्या होता है, तब उतार लेना, कॉपी में उतार लेना या नोट्स बना लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि चीजों को आप अपने दिमाग में रखे हो या नहीं, चीजों को आप अपने जहन में उतारे हो या नहीं, ये जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सारे नोट्स को आप कॉपी में बना लिया, एकदम हम बहुत कर लिए, ये नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई होता है कि आप अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में चीजों को रखे हो, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़ाई में, जो आपने नोट्स बनाया है क्या उसको समय समय पर क्या कर रहे हो, ये बना रहे हो, उसको रिहर्सल कर रहे हो, ये होता है पढ़ाई, ठीक है। ये सब होना चाहिए। और गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको प्रोत्साहन में करता रहूंगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे बात बताऊंगा कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। अब कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ठीक है। अगर आप हौसला रखे हो तो वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गाइस अगर मंजिल पाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करना होगा, मेहनत आपको करना होगा। कभी आप मेहनत से नहीं भागिएगा, कभी नहीं। मेहनत से अगर आप भागोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत एक दिन आप पकड़े जाओगे। मेहनत से कभी नहीं भागिए, डट के सामना करिए। समस्याओं से भागना वो समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं से लड़ना वो समस्याओं का समाधान है, ठीक। चलो अभी देखो 4 नंबर क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, इनके अलावा गैसों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावे, यानी कि इन रंध्रों के अलावे और जगह से होता है, ठीक है। कहां से होता है वो देख लेते हैं। कहां से होता है? तने तथा जड़ से होते हैं, अभी हमने बताया था, तने व जड़ से होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ले लिए, वेरी गुड। चलो अब मैं गाइस आपको रंध्र बना के दिखाता हूं कि पत्तियों में रंध्र कहाँ होता है, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे।
छोटा बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? चलो अभी मैं बना देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ दो ठो, क्योंकि थोड़ा अच्छा से बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा ना, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको। थोड़ा पेंटिंग मतलब जो ये है वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, गलत हो गया ठीक है, लेकिन बना के जाऊंगा आज मैं, अच्छे तरीके से बना के जाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से इस तरह से और रहेगा। ये है ठीक है। अब देखो कि क्या होगा, चलो उसको इसको थोड़ा सजा देते हैं इस तरह से, एकदम ऐसा ही छापना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण कर देते हैं। इसमें देखो ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो पत्ती जो है ना, पत्ती जूमिंग में है, ये देखो हमारा असल पत्ती जो इस तरह से रहता है ना, ये होगी ना पत्ती, ठीक है, ये पत्ती है। इसको हम लोग जब जूम करेंगे ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा, और ये जो हम दे रहे हैं यही रंध्र है, सॉरी ये रंध्र नहीं है, रंध्र हमारा ये है, ठीक है ना। ये जो भाग मतलब खुला हुआ भाग दिख रहा है, ये हमारा क्या है, रंध्र है, ठीक। कोई दिक्कत? रंध्र छिद्र, ठीक है ना। हाँ छिद्र लिख दो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा अच्छे से। बात समझ में आ गया? ठीक है। अभी देखो गाइस, ये यहाँ से रंध्र जो है वो अभी बंद था, ये अब खुला है, ठीक है। जब ये यहाँ लॉक हो जाएगा तो रंध्र छिद्र बंद हो जाएगा, और ये अभी रंध्र छिद्र खुला हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने बंद वाला बना दिया, अब खुला वाला बना दिए, ठीक। अभी देखो गाइस, इसका नामकरण कर देते हैं पूरा, ये और इधर से ही कर देते हैं, इसका ये और ये, ठीक है ना। ये और ये क्या कहलाता है, रंध्र द्वार कहलाता है, या रंध्र कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहलाता है, द्वार कोशिकाएं क्या कहलाता है, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। और ये हमारा जो है ये सब ये, ठीक है, जिसको हम अभी छिद्र बोल रहे थे, सॉरी गाइस थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ये जो हमारा है ये क्या है, ये सब जो है ये क्या है, हरित लवक, क्या है, हरित लवक, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, स्टोमेटा रंध्र पाया जाता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कि आपको आना चाहिए ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी बना है सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के कार्य को, रंध्र के कार्य को, रंध्र के प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन से हैं ये हम लोग आज जानेंगे और अभी जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है,
यानी कि देखो रंध्र के कार्य अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, या बोर्ड पेपर पर क्वेश्चन आ जाए कि रंध्र के कार्य को बताइए, तो रंध्र के कार्य क्या है कि यह रंध्र जो है, रंध्र में छिद्र होता है, ठीक है, और इन्हीं छिद्रों से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये एक कार्य हो गया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, यानी कि गैस है ना। फिर वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल, ठीक है, जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। देखो गाइस, वाष्पो उत्सर्जन या उत्सर्जन, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन जो होता है वो बेसिकली पेड़ पौधों में होता है, और उत्सर्जन जो होता है वो मतलब जीवों में होता है, ठीक है। उत्सर्जन दोनों में होता है। वाष्पो उत्सर्जन नाम दे दिया कि पेड़ पौधे में हो रहा है, उत्सर्जन जो जीवों में होता है, मनुष्यों में, है ना, जानवरों में। उत्सर्जन का मतलब होता क्या है, ये आप लोग शायद मतलब कंफ्यूज होंगे कि सर बता दीजिए कि उत्सर्जन का मतलब, वाष्पो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। तो वाष्पो उत्सर्जन या उत्सर्जन का मतलब हम लोग जान लेते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो हमने खाया, ठीक है, उसका वेस्ट मटेरियल जो है, मतलब वो पदार्थ जो पचा नहीं, उसको हम लोग अब मतलब सुबह पॉटी के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। देखो उत्सर्जन बहुत जगह से होता है, ठीक है, हमारे त्वचा से भी होता है, पसीने के रूप में होता है, ठीक है। क्या हमारे शरीर से, हमारे त्वचा से पसीना नहीं निकलता है, ये एक उत्सर्जन है। हमारे शरीर से मूत्र निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन है, ठीक है। पॉटी निकलते हैं, ये भी उत्सर्जन है। तो ये मनुष्यों में है। अभी हम लोग मनुष्यों के बारे में पढ़े, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो पेड़ पौधों में वाष्पो उत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, जैसे वे सब जो मतलब निकालते हैं, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल। जैसे हम लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधों पर जैसे मतलब चिपचिपा पदार्थ, लट्ठा जैसा पदार्थ है ना, निकल जाता है, और वहाँ मतलब पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति में आके चिपक जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उत्सर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं। फिर पत्तियों द्वारा मतलब जल को निकाल देना, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन, जल को निकाल देना, और जल जो है वो जलवाष्प के रूप में फिर बादलों में चला जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। अब हम लोग लिख के इसको बता देते हैं, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है, लिख दें। चलो, भागना नहीं है गाइस, बहुत अच्छी तरीके देखो। आपको अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पे बने रहिए, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो, कोई नहीं, लेकिन पढ़ाई करना है तो आप बने रहिए, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है। अरे कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तुम इसको जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, तुम इसको जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, ठीक है। नहीं पियोगे तो बकरी बन जाओगे, मतलब दहाड़ नहीं पाओगे। समझ में आ गया ना। आखिर तुम लोग को पता होगा कि जंगल का राजा जो है वो कौन होता है, शेर होता है, ठीक है। आखिर वो क्यों है वो जंगल का राजा, कि वो मानता है, वो डिजर्व करता है, वो लायक है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा है। अगर आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िएगा। तो आपको सोचना है, आप सोचिए कि हमको क्या बनना है, राजा बनना है या इसी तरह से जीना है। अगर आप मानते हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूं तो आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता है। आप अगर नहीं मानते हो कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो कभी नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए अपने जहन को, अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए,
ताकि आप कभी मतलब अपने मंजिल के रास्ते से भटके ना। अगर आप भटक जाइएगा, अभी आप भटक जाइएगा, तो फिर आपको ये मंजिल, ये रास्ता नहीं मिलेगा। गाइस, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो समय है ना, ये जो आपका समय है वो वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। समय कहता है कि तुम आज हमको बहुत अच्छे से जी लो, पता नहीं है कल मैं किस रूप में तुमको मिलने वाला हूँ। आज आज आपका समय बहुत बढ़िया है, हो सकता है कल ऐसा ना हो। अगर अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक। समय जो चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है, कभी नहीं आएगा वापस। इसलिए मेरे दोस्तों पढ़ लीजिए, मेरे बच्चों पढ़ लीजिए, ठीक। चलो देखो, रंध्र के प्रमुख कार्य को जान लेते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य या रंध्र के कार्य, कभी कभी बोर्ड पेपर पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको इसका जवाब लिखना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। मैंने ना सर, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए ना सर, कॉन्सेप्ट पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी आसान होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझिए कि रंध्र है क्या। अभी हमने रंध्र छाप के दिखाया, आपको अच्छे से बता के दिखाया कि रंध्र है, रंध्र होता है, फिर उसमें हरित लवक होते हैं, द्वार कोशिकाएं होते हैं, पत्ती को जब जूम करके देखा जाता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, वही रंध्र होता है, उसको हम जूम करके दिखाएं। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए ना सर, तब आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी मोस्ट, आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना, अति महत्वपूर्ण। चलो लिख देते हैं प्रमुख के रंध्र के प्रमुख कार्य। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि रंध्र के निम्न कार्य ये है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे कि निम्न कार्य ये है, निम्न कार्य ये है, ठीक है। कौन कौन है? तो सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब तो पता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है या रंध्र के द्वारा होता है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। दूसरा है वाष्पो उत्सर्जन, ये बहुत ही मोस्ट है, वीवीआई कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझना होगा कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया, एक्सप्लेन किया कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। अगर हम वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो पेट दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, दिन भर आपको खराब लगेगा, तो पेड़ पौधों को भी तो खराब लगेगा, उसका भी विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर से हानिकारक वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है या आपका पेट अगर आपका बढ़िया से साफ नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, वे भी तो सजीव हैं, ठीक, ओके। वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में, है ना, प्रक्रिया में वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया में
जल, अभी देखो जल वाष्प, यानी कि जल भाप बन के आसमान की ओर बादल बन जाएगा। ठीक है, फिर वही बादल कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे बूंदों के रूप में पृथ्वी पर फिर से आ जाएगा। ये चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक है, पेड़ देखो, जल जो है धरती के नीचे है, वो पेड़ पौधे इसको जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए। ठीक है, अब वो उसका काम जब हो गया तो पत्तियों के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वे जलवाष्प मतलब वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, जो जिसमें जल वाष्प बन करके बादलों में चले जाते हैं। फिर वही बादल कुछ टाइम के बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिरते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं, जल चक्र। ठीक है, और ये हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में, यानी कि भूगोल में, जल चक्र के बारे में। और अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम हैं। ठीक है, जलवाष्प आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट में क्लियर करा के जाऊंगा, जलवाष्प के रूप में। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पाते। अगर मैं करा पाता हूं तो भी आप कमेंट करिए कि सर आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें खुशी होगा, थोड़ा सा खुशी होगा कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा तो कह रहे हैं कि नहीं सर आप अच्छे पढ़ा लेते हैं, अच्छे पढ़ा लेते हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है, काफी लोग मेरे माई बाप हो अभी, तो छोटा सा तो प्यारा सा कमेंट तो करना बनता है, इससे मेरा हौसला अफजाई हो जाए। ठीक, वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जल जलवाष्प के रूप में, ठीक है, रंध्र द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, रंध्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक, ये आपका रंध्र के कार्य हो गए, रंध्र के कार्य ये है। ठीक है, दो कार्य हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। और पक्का है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन बेसिकली ना कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट में जो रहता है क्वेश्चन वहीं से आता है। छोटे छोटे जो सवाल, जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लिया था सर, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ के गए थे सर, मिला ही नहीं हमको। मिलेगा कहाँ भैया, क्वेश्चन तो यहां से डाला था हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब अच्छा है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम पोषी पोषण। देखो गाइस, 100 पोषी पोषण हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद साफ कर देते हैं गाइस, थोड़ा देख लेते हैं, बहुत सारा है अभी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि
आपका क्लास 10th जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, मैं मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, साइंस, मैथ और सोशल साइंस 3 विषय मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अगर रिस्पांस आ रहा है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा? बताइए, क्या जाएगा मेरे बताने में? कुछ नहीं जाएगा। ठीक, चलो तो आज हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं? विषम पोषी पोषण। ठीक है, देखो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, 2 पोषण होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या होता है? विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण आखिर में क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है, उसके बाद ही ना हम लोग जानेंगे। वैसे मैं स्वपोषी पोषण के बारे में पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्वपोषी पोषण मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जो हैं वो भोजन को खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? खुद से, वो किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो हैं गाइस वे खुद से भोजन को बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते। बोला रे हम किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं, हमको किसी का जरूरत नहीं है, अकेले काफी हैं। समझा? अकेले काफी हैं। ये जो हैं हरे पेड़ पौधे वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये स्वपोषण होते हैं। ठीक है, मनुष्य हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग विषम पोषी पोषण में आएंगे। किस में आएंगे? मनुष्य जो है वो किस में आते हैं? विषम पोषी पोषण में। देखो बबुआ, आप समझो एक बात, हम लोग जो खाना खाते हैं क्या हम लोग पका के खाते हैं? नहीं, पका के नहीं खाते हैं, बना के खाते हैं। अब देता कौन है? पेड़ पौधे हमें देते हैं। ठीक है, साग सब्जी ये सब कहाँ से लाते हैं? पेड़ पौधे से तो ही लाते हैं। तो विषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जंतु जो हैं वे किसी और पे आश्रित होते हैं, दूसरे जीव जंतु पे आश्रित होते हैं। ठीक है, वे होता है विषम पोषी पोषण। समझ में आया? ऐसे बोलता है विषम पोषी पोषण, तो हमारे अंदर ताकत ना हो, हम तक किसी दूसरे पर डिपेंड है, मतलब वो खुद से नहीं बना सकता है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। बोलता है अरे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम खुद भोजन बना नहीं सकते। ठीक, बहुत लोग होते हैं दूसरे मतलब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, कभी कभी निशाना चूक जाता है तो दूसरे के सर मतलब कांधे पे बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, आप किसी पे आश्रित नहीं रहिए, अपना काम खुद से करिए। अगर आप आश्रित हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा में जा रहे हैं, धोखा खाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्वपोषण मतलब वैसे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जंतु पौधे मतलब जीव जंतु भोजन जो है खुद से बना लेते हैं। अविषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जंतु किसी और पे डिपेंड रहते हैं, किसी और जीव जंतु पे, ठीक है, डिपेंड रहते हैं, यानी कि आश्रित रहते हैं, उसे हम लोग विषम पोषी पोषण में कहते हैं। और इनमें आ जाएगा मनुष्य आ जाएगा, यानी कि मानव आ जाएंगे। ठीक है, जानवर आ जाएंगे, जानवर भी तो पेड़ पौधे ही खाते हैं। ठीक है, इनमें से जानवर में से बहुत सारा मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी आते हैं, तो अलग बात है, वो अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। हम लोग जो जानना है ये हम लोग को जानना था। ठीक है, कि स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है,
ये अगर हम लोग जानेंगे तब ही हम लोग देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, नहीं बढ़ पाओगे। ठीक, ओके। चल गाइस, तो आप ये स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण आप समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो इसको साफ कर देते हैं। देखो, मैंने स्वपोषी पोषण के बारे में पहले लेक्चर यानी कि पार्ट वन में हमने बता रखा है। आप मेरे पार्ट 1 वीडियो जाकर के देखिए, स्वपोषी पोषण मतलब शुरू से आप देखिए। पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा चल रहा है, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 हो चुका है। तो पार्ट 1 में हमने स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन लिखा दी, और डेफिनेशन क्या है जो अभी हमने बताया वही है। ठीक है, अब हम लोग विषम पोषी पोषण का डेफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जान रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए बहुत है, और आपके लिए भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सब मिल रहा है अभी। ठीक, तो विषम पोषी पोषण लिख लेते हैं। विषम पोषी पोषण। ठीक, डेफिनेशन क्या होगा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हूं, यह बना सकते हूं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में दे देते हैं, मानव, जानवर, ठीक है, आदि।